नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है 11 अक्टूबर 2017 थर्ड शिफ्ट का MTS का पेपर। तो इसके सारे मैथ्स के क्वेश्चन को हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि यदि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 64 है तो उनका योगफल क्या होगा। ये चीज़ अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि देखो वर्गों का अंतर दिया है 64, इसका मतलब है योगफल जो होगा वो इसका आधा होगा, यानी कि जो आंसर होगा वो क्या होगा 32 होगा। अब ऐसा क्यों होगा इस चीज़ को समझ लो। इसी एक क्वेश्चन में मैं आपको 3 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जैसे अगर विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर दे, जैसे मान लेते हैं कि एक विषम संख्या 5 है दूसरी 3 है, तो 5 का वर्ग कितना होगा 25 और 3 का वर्ग कितना हुआ 9। इसका डिफरेंस कितना है 16, जबकि इसका सम कितना है 8। इसका मतलब है कि दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योगफल का दुगना होता है, या हम कह सकते हैं कि जो उनका योगफल है वो वर्गों के अंतर का आधा होता है। तो यहाँ पे वर्गों का अंतर दिया 64, तुरंत समझ गए कि इसका जो योगफल होगा इसका आधा होगा। ऐसे ही यही कंडीशन होती है सम संख्याओं में, ठीक है। अब लगातार संख्याओं में क्या होगा, जैसे एक संख्या हमने ले ली 5, एक ले ली 4, तो इनका योगफल कितना है 9। अब इनके वर्गों का अंतर निकालें तो 5 का वर्ग कितना हुआ 25, 4 का वर्ग कितना हुआ आपका 16, इनका डिफरेंस कितना होगा 9। यानी कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा उनके योगफल के बराबर होता है। तो अगर ये क्वेश्चन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का होता तो इतना ही इसका क्या होता योगफल होता, और सम विषम में क्या करेंगे इसको आधा करेंगे। तो समझ में आ गया होगा। 3 क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं आपके, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है। आपको भिन्न दी गई है। देखो भिन्न के केस में 2 तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। एक तो अंश और हर का डिफरेंस बराबर दिया होगा, दूसरा अगर बराबर नहीं दिया होगा। देखो बराबर अगर दिया है तो जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा है उसकी भिन्न वो भिन्न छोटी होगी। अगर बराबर नहीं दिया है तो बराबर करेंगे। अब देखो यहाँ पे 11/12 दिया है, यानी कि डिफरेंस कितना है 1 का। क्लियर। 3/4 डिफरेंस 1 का, 10/11 डिफरेंस 1 का, यानी कि डिफरेंस सभी में बराबर है। तो जिसका भिन्न सबसे बड़ा है वही भिन्न सबसे बड़ी होगी, यानी कि 11/12 जो है वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। अगला, यदि y एक पूर्णांक है तो y³ - y सदैव किसका गुणज होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक पूर्णांक मान लो। एक इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि एक में से एक जाएगा तो 0 होगा, तो 2 मान लो मिनिमम। तो 2 का क्यूब कितना हुआ 8, और उसमें से 2 घटाएंगे तो कितना है 6, यानी कि ये संख्या हमेशा 6 से विभाजित होगी, यानी कि 6 का क्या होगा मल्टीपल होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो 6 की डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। 6 की डिविजिबिलिटी किससे मिलके बनती है 2 और 3 की डिविजिबिलिटी से मिलके। 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि संख्या के लास्ट में 0 हो या कोई सम संख्या हो तो संख्या 2 से कटती है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अगर संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूरी तरीके से विभाजित होता है तो संख्या भी 3 से कटती है। अब देखो इसका जो पीछे वाला जो अंक है वो 2 है, यानी कि 2 से कटेगी। अब अंकों को जोड़ के देखो तो 3 2 5 5 5 10 10 6 16 16 2 18, यानी कि योगफल भी 3 से कट रहा है। इसका मतलब है यही वो संख्या होगी जो 6 से पूरी तरीके से विभाजित होगी, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा याद रखो कि कोई ना कोई फार्मूला ही बनेगा आपका। तो अगर हम इसको a मान लें इसको b मान लें तो ये क्या लिखा हुआ है a³ - b³, नीचे a² + b² + ab। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इसका फार्मूला अगर हम रख दें तो इसका फार्मूला क्या होता है a³ - b³ का a - b और a² + b² + ab। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a - b। a की वैल्यू कितनी है 0.7 और b की वैल्यू कितनी है 0.4, तो जब घटाएंगे तो कितना होगा 0.3, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 630 है। यदि एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 630 को 18 से डिवाइड करेंगे दूसरी संख्या आ जाएगी। 18 से 9 से काट लो, 9 दूनी 18, 9 7 63, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 35, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में करता है। तो अगर हमें बी से काम करवाना है तो बी की हमें कैपेसिटी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना हुआ 30, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 3,
और 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी कि ए और बी मिलकर 3 लड्डू बनाते हैं और ए अकेला 1 बनाता है। इसका मतलब है बी अकेला कितने लड्डू बनाता है 2, बनाने कितने उसे 30, तो कितना टाइम लगेगा 15 दिन। क्लियर, ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, 3 नल ए बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 20, 24 और 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो बस सभी टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, यानी कि तीनों को अगर एक साथ खोल दें तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। देखो ए जो है वो 20 घंटे में भरता है, बी जो है वो 24 घंटे में भरता है, सी जो है वो 30 घंटे में भरता है। तो यहाँ पे क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम क्यों लेते हैं, उसका ये रीज़न होता है, कोई अगर बाई चांस आपसे कल को पूछ ले कि टाइम एंड वर्क में एलसीएम क्यों लिया जाता है, तो एलसीएम इस वजह से लिया जाता है क्योंकि पूरे टाइम एंड वर्क में वर्क कांस्टेंट होता है और यही रीज़न है कि कैपेसिटी और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। अगर वर्क कांस्टेंट नहीं होगा तो कैपेसिटी और टाइम का रेशियो जो है वो उल्टा नहीं होगा। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 120, तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, इससे डिवाइड करेंगे 5 और इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आया 4, यानी कि 1 घंटे में 6 लड्डू बनाता है, बी 5 बनाता है, सी 4 बनाता है। तीनों मिलके कितने बनाएंगे 6, 4, 10, 5, 15, बनाने कितने 120, तो 15 से डिवाइड कर दो, 15 8 120, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का जो अनुपात है वो 5:4 है। यदि क्षेत्र का परिमाप 90 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगी। देखो आयत क्या होता है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्लियर, तो इसका परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 5 4 9, यानी कि 9 दूनी 18 रेशियो की जो वैल्यू है वो 90 के बराबर, 18 पंचे 90, 1 रेशियो की वैल्यू 5 के बराबर। तो चौड़ाई पूछा है यानी कि 4 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो 4 पंचे 20, लंबाई पूछेगा तो 55 25, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप एक्स मान के भी कर सकते हो अगर ऐसे नहीं समझ में आया। अगला, एक विक्रेता किसी वस्तु को बेचते समय 2 क्रमिक छूट 10% और 10% देता है। यदि वह इस वस्तु को 405 रुपये में बेचता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। हमने मान लिया MRP x रुपये है, 10% का डिस्काउंट दिया यानी कि 90/100 में बेचा, फिर इस पे 10% का और दिया यानी कि फिर 90/100 में बेचा, तो टोटल कितने का बेच रहा है 405 का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36 और 9 पचे 45, 9 पचे 45, 5 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 500, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला, 30% और 50% की 2 क्रमागत छूट किस एक छूट के बराबर होंगी। तो अगर 2 छूटें दी हैं तो एक अकेली छूट क्या होगी m + n - mn/100, ठीक है। ये किससे बनता है, ये आपका m + n ± mn/100% वाले फार्मूले से आपका ये फार्मूला बनता है। तो निकाल लो भाई, 30 + 50 - 30 × 50/100, तो तिपच कितना हुआ 15, तो 50 और 30 80, 80 में से 15 गया तो कितना बचा 65, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि P/Q जो है वो 3:4 है, Q/R जो है वो 2:5 है, तो P + Q और Q + R की वैल्यू निकालो। तो पहले क्या करेंगे, PQR का मिक्स में रेशियो निकालेंगे। तो P और Q का अनुपात कितना है 3:4, Q और R का कितना है 2:5, तो Q के नीचे Q की वैल्यू। अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे, यहाँ पे 5 चक्कू कितना हुआ 20, तो एक बार और अगर काट लेंगे तो ये कितना हुआ 3, ये 4 और ये 10, यानी कि P की वैल्यू 3 और Q की वैल्यू 4 और R की वैल्यू 10। अब वैल्यू किसकी निकालनी है P + Q, यानी कि 4 3 कितना हो गया P + Q, यानी कि 4 3 कितना हो गया 7, और फिर Q + R, तो 10 + 4 कितना हो गया 14, तो 7 1 7, 7 दूनी 14, यानी कि 1:2। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यदि 3/2 P = 4/5 Q = 2/3 R, तो P/Q/R कितना होगा। तो P/Q/R की अगर वैल्यू निकालें तो इसको अगर उधर लेके जाएंगे 3/2 को, तो ये क्या हो जाएगा 2/3, फिर 5/4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5/4 और फिर कितना हुआ 3/2। तो एलसीएम ले लो ताकि नीचे वाला जो वैल्यू है वो बराबर हो जाए। तो 4 3 12, इसका एलसीएम हो गया, तो 12 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 4 से, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, यहाँ पे 3 से यानी कितना हो गया 15, यहाँ पे 6 से तो 6 3 18,
यानी कि अनुपात कितना आएगा 8:15:18, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 104, 102, 109 ए तथा 112 का औसत 109 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी। देखो दो तरीके हैं, मैं सिंपल तरीका आपको बताऊंगा। एक तरीका क्या है कि इन सभी को जोड़ो और कितनी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड करो और वो किसके बराबर होगा 109 के। लेकिन दूसरा क्या है कि एवरेज है 109, इसका मतलब है सभी को 109 मिला होगा, तो इसको कितना मिला 112, यानी कि एवरेज से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा। इसका हमें वैल्यू निकालनी है। 109 तो मिलेगा ही, लेकिन प्लस माइनस देख लेते हैं कितना है। इसको 109 ही मिला यानी कि 0 ज़्यादा मिला, इसको 102 मिला यानी कितना कम मिला, इसको एवरेज से 7 कम मिला, इसको एवरेज से कितना कम मिला 5, तो टोटल कितना कम मिला 7, 5, 12, तो 12 में से 3 चला गया तो कितना बचा माइनस का 9, यानी कि 9 की कमी रह गई। तो 9 की कमी यहाँ से पूरी होगी, यानी कि इसको 109 तो मिलेगा ही, प्लस एवरेज में जो 9 की कमी रह गई वो ये पूरी करेगा, यानी कि 109 + 9 118 इसकी वैल्यू होगी। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन तो मौखिक कर सकते हैं। दिया हुआ है यदि कुर्सियों को 600 रुपये प्रति कुर्सी की दर से खरीद कर 500 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेच दिया जाता है तो प्रतिशत हानि क्या होगी। तो 600 रुपये का क्रय मूल्य और 500 विक्रय मूल्य, तो कितने का घाटा हुआ 100 का। अब घाटा या फ़ायदा जो है वो किस पे होता है सीपी पे, यानी कि 100 का घाटा हुआ 600 पे, तो 100 पे कितना होगा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। 100/6 का मतलब कितना हुआ 16 सही 2/3%, और 16 सही 2/3 का मतलब क्या हुआ 16.66, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 20% की हानि के बदले 5% के लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को 120 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो 20% की हानि पर पहले बेचा, फिर 5% के लाभ पर बेच रहा, तो इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे। देखो अपोजिट चीज़ें हैं तो डिफरेंस जोड़ के निकालेंगे, तो 20 और 5 कितना हुआ 25%, तो परसेंटेज में डिफरेंस 25 का है, रुपए में कितना आ रहा है 120 का, यानी कि 25% की जो वैल्यू है वो 120 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू निकालनी तो 4 से गुणा कर दो, तो 4 से इधर भी गुणा कर देंगे तो 5 चौक 48, यानी कितना हो जाएगा 480। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यदि एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है तथा उसकी खपत 10% बढ़ जाती है तो वस्तु पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो टोटल वृद्धि या कमी निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं, m + n + -mn/100%। तो पहले 20% की कमी हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई, तो माइनस प्लस यहाँ पे कितना आएगा माइनस, यानी कि 20 × 10/100। क्लियर। तो यहाँ पे 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 10 माइनस का, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस का 12%। तो माइनस इस बात को बताता है कि 12% की क्या होगी कमी हो जाएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है तो सिंपल है बच्चों वाला क्वेश्चन, 1200 के 30% के 20% का मान कितना होगा। डायरेक्ट निकाल दो, 1200 के 30% का 20% का मतलब होता है गुणा 20/100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 12 3 36 दूनी 72, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो धारा के अनुकूल मतलब x + y दिया है और प्रतिकूल मतलब x - y दिया है। तो अगर आपको दो भी कोई भी चीज़ें हैं, अगर आपको उनका योगफल दिया है और अंतर दिया है तो बड़ी वाली वैल्यू निकालनी है तो उनको जोड़ के आधा करेंगे। नाव की चाल निकालनी है यानी कि बड़ी वैल्यू निकालनी है, तो जोड़ के आधा कर दो, 10 8 18/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अगर धारा की चाल पूछता तो इसमें से घटा के आधा कर देते, यानी कितनी आती 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला, एक रेलगाड़ी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कुछ दूरी तय करती है तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। यदि रेलगाड़ी को इस दूरी को तय करने में 8 घंटे का समय लगता है तो दूरी कितनी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अगर डिस्टेंस आपकी फिक्स है, मान लेते हैं यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ तक x की चाल से जाता है और यहाँ फिर वापस आता है y की चाल से, दूरी तो वही तय कर रहा है और टोटल टाइम अगर t दिया है तो जो डिस्टेंस है फिक्स, ये कैसे निकालते हैं, ये जो डिस्टेंस फिक्स है वो कैसे निकालते हैं x + y × t से निकालते हैं। और अगर डिफरेंस दिया होगा तो x/x अंतर y × टाइम का डिफरेंस, इससे निकालते हैं। तो यहाँ पे टोटल टाइम दिया हुआ है तो डिस्टेंस फिक्स क्या हो जाएगी x/x × y यानी कि 15 × 9 / x + y यानी कि 15 9 कितना हुआ 24,
और इंटू टोटल टाइम 8। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 24, 3 से काटो तो कितना होगा 3, 15 3 कितना हुआ 45, यानी कि टोटल उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 45 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछा जाए टोटल तय की गई दूरी तो कितनी होगी 45 इधर से और 45 उधर से, तो कितना होगा 90। तो इस चीज़ को आप ज़रूर देख लीजिएगा कि टोटल दूरी पूछा है या फासला पूछा है। अगला, एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है जो कि 5 वर्ष में 12% की दर से 2400 रुपये का ब्याज देती है। तो मूलधन क्या होगा? देखो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, अगर 12% ब्याज की दर है तो हर साल 12% ही मिलेगा। तो 5 साल में कितना मिल गया 60% ब्याज। रुपए में कितना मिल रहा है 2400। इसका मतलब है कि 60% की जो वैल्यू है वो 2400 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू जो होगी वो कितने के बराबर हुई 40 के बराबर। 100% की वैल्यू निकालनी है, 2 जीरो चिपका दो, यानी कितना हो जाएगा 4000। बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका ग्राफ का पूछा गया है। दिया गया है कि चित्र में वर्ष 2009 से 2015 तक एक आटा उत्पादन कंपनी ए द्वारा गेहूं के आयात को दर्शाया गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वर्ष 2010 से वर्ष 2014 तक गेहूं के आयात में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो 2014 में आयात कितना था भाई, 2010 में कितना था 150, क्लियर। 2014 में कितना हो गया 175, क्लियर। तो कितना परिवर्तन हुआ 25 का। किससे परिवर्तन पूछ रहा है 2010 से, यानी कि 25/150 इंटू 100। तो 25 छक्का 150, 100/6 की वैल्यू क्या होती है 16.66, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला पूछा गया है कि वर्ष 2009 से वर्ष 2013 तक गेहूं का औसत आयात जो था वो कितना था। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, निकाल लो भाई। 2009 में कितना था 100, 2010 में कितना था 150, 2011 में कितना है 200, क्लियर। और 2012 में कितना है 165, और 2013 में कितना है 2012 में कितना 165, 2013 में कितना है 225। जोड़ लो इसे भाई, कितना हो जाएगा देखो 225 और 165, ये कितना हो गया आपका 400, 400 और 200 कितना हुआ 600, 700, 850। तो 850 टोटल कितने वैल्यू है 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो तो 5 1 5, 5 7 35, यानी कि 170 होगा, क्लियर। ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला, कितने वर्षों में आयात वर्ष 2012 के आयात से अधिक था। तो 2012 में आयात कितना है 165, तो इससे अधिक कितने वर्ष में है देखो, एक है इसमें 200 2011 में, फिर आपका 2013 में, फिर आपका 2014 में, फिर 2015 में, यानी कि 1 2 3 4 वर्षों में ऐसा है। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है कि अगर आपने क्लास को अंत तक देखा होगा तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आपको करना क्या है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि राइट कंटेंट ज़्यादातर स्टूडेंट तक पहुंच सके। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।